हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज हम 2024 मतलब 2024 के लिए न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर आवर सीए इंटर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता चला होगा कि सीए इंटर 2024 2024 के अंदर जो भी एग्जाम आपका लगने वाला है वो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग लगने वाला है। और दोस्तों, मैं हूं टैक्स गुरु सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, पिछले 15-16 साल से लगातार टैक्स पढ़ा रहा हूं, राइट। तो मैं एक सीए हूं, प्रैक्टिस सीए हूं, साथ में मेरा ऑफिस है, वहां पर मैं टैक्स का कंसल्टेंसी भी देता हूं और 15-16 साल से लगातार सीए स्टूडेंट्स को टैक्स पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को। डॉक्टर इसलिए लगाता हूं भाई क्योंकि मैंने पीएचडी कर रखा है, डॉक्टरेट इन टैक्सेशन, तो इसलिए भाई मैं डॉक्टर वर्ड यहां पर यूज करता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस यात्रा को। तो ये हमारा पहला दिन है और दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं इन रिलेशन टू कोर्स कि भाई हमारा कोर्स क्या होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या होगा। ये सारी तमाम बातें दोस्तों आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है माय डियर फ्रेंड्स कि जो आप लोगों की न्यू स्कीम है, उस न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग दिस इज आवर पेपर नंबर 3। आप इसको ध्यान से सुन लीजिए जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फिर हम पूरा स्टडी मैट से सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करके चलेंगे। और स्टडी मैट करने का मतलब है भाई इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। ये बाइबल है, ये कुरान है, ये रामायण है, सब कुछ है, ये गीता है भाई। तो अगर आप सीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो स्टडी मैट के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, आज पहला दिन है, सारी बातें आपसे यहां पर शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात है जी, दिस इज कॉल्ड पेपर नंबर 3 सीए इंटर टैक्सेशन। जो न्यू स्कीम है आपको पता है वहां पर अब 6 पेपर हो गए हैं। तो स्टार्टिंग 3 पेपर आपके ग्रुप नंबर 1 में फॉल करेंगे, जो लास्ट वाले 3 पेपर हैं वो आपके ग्रुप नंबर 2 में फॉल करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड पेपर नंबर 3। इसको हम पेपर नंबर 3 बोलते हैं। और दोस्तों, ये जो टैक्सेशन का पेपर नंबर 3 है, क्योंकि दोस्तों आप पहली बार टैक्स पढ़ने जा रहे होंगे, आपने अभी अभी एग्जाम पास किया होगा, इट मे बी पॉसिबल कि आप फाउंडेशन के अलावा डायरेक्ट एंट्री रूट के स्टूडेंट होंगे। तो जो फाउंडेशन एग्जाम वाले हैं भाई, उनके लिए तो देखो टैक्स बिल्कुल नया है, लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री रूट वाले हैं, इट मे बी पॉसिबल कि आपने पहले कभी टैक्स को पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों, जिस लेवल पर आप टैक्स को पढ़कर आए हो और जो लेवल मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आज सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो टैक्स सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो भाई, दिस इज कॉल्ड पेपर नंबर 3। और इंस्टीट्यूट ने इस पेपर नंबर 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हां दोस्तों, 2 पार्ट्स में इट इज डिवाइडेड, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोस्तों, अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो उसमें आपको इनकम टैक्स का लॉ पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इनकम टैक्स का लॉ है, दिस इज फॉर 50 मार्क्स। इनकम टैक्स आप लोगों के एग्जाम में 50 नंबर का पूछा जाएगा, राइट। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो यहां पर जीएसटी आएगा और ये जीएसटी हमारा 50 मार्क्स का होगा। तो इनकम टैक्स भी 50 नंबर का है और दोस्तों जीएसटी भी हमारे एग्जाम में 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये 2 पार्ट्स में है। सर, हमारे एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स के पेपर में माय डियर फ्रेंड्स 30% मतलब 30 मार्क्स का जो पेपर होगा, दैट इज नेगेटिव, सॉरी एमसीक्यू बेस। वो नेगेटिव इसलिए बोल गया कि यहां पर जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे
उसमें आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग भी होगा 0.25। तो आपको बहुत सावधान रहने का जरूरत है। स्टडी मैट का एक भी लाइन दोस्तों स्किप नहीं करना है। और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं दोस्तों कि जो क्लास हम आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसमें एक भी लाइन नहीं छोड़ी जाएगी। एंड दिस इज टोटली न्यू रिकॉर्डिंग फॉर 2024 एग्जाम्स। 70% पेपर जो होगा ना दोस्तों वो डेस्क्रिप्टिव बेस होगा। इसके लिए आपको कॉपी मिलेगी, उसमें आपको सब कुछ नोट डाउन करना पड़ेगा। तो डेस्क्रिप्टिव 70% है, एमसीक्यू वाला पार्ट 30% है। बहुत बढ़िया। तो ये देखो नेगेटिव मार्किंग है 0.25, मतलब इनकरेक्ट आंसर देने पर 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। राइट सर, आप किससे पढ़ाओगे दोस्तों? मैं आपको पीडीएफ बुक दूंगा। यहां पर जो हमारा स्टडी मैट है, बुकलेट है, वो आपको यहां पर दिया जाएगा। बीच बीच में अगर कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने हैंड राइटिंग नोट्स से भी आपको पढ़ाने वाला हूं। सर ये जो कोर्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे हमारा एग्जाम मई और नवंबर 2024, ध्यान रखना भाई, जिनका एग्जाम मई के अंदर है या नवंबर में है, दिस इज अ टोटली न्यू रिकॉर्डिंग। जो मई में एग्जाम देंगे, जो नवंबर में एग्जाम देंगे, उनके लिए ये सबसे लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है। तो जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो फुल्ली कवर्ड है मई एग्जाम के लिए। इनकम टैक्स में तो चाहे आप मई पढ़ो या नवंबर पढ़ो, सेम ईयर रहता है। जीएसटी में इट मे बी पॉसिबल कि छोटा मोटा कोई चेंज आएगा, तो भाई आपको मई और नवंबर के लिए यही कोर्स लेना है। हल्का फुल्का अगर नवंबर एग्जाम में कोई भी चेंजेस आता है तो दोस्तों मैं आपके लिए यहां पर अवेलेबल हूं। अमेंडमेंट क्लास का वीडियो बनाऊंगा, फटाफट से ऐप पर अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है भाई। सो दिस मैच इज रिकॉर्डेड फॉर मई और नवंबर 2024 एग्जाम्स। राइट, बहुत बढ़िया। सर आपकी क्लास क्या मोबाइल पर चलती है या लैपटॉप पर चलती है? दोनों पर चलती है दोस्तों। जब आपका मन करे मोबाइल पर देखो, जब आपका मन करे लैपटॉप पर देखो। सुबह मोबाइल पर देखो, शाम को लैपटॉप पर देखो, दिन में मोबाइल पे देखो, शाम को लैपटॉप पर देखो, जैसा मन करे। कोई आपको अलग से रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन दोनों काम नहीं होंगे कि इधर मोबाइल पे भी पढ़ रहे हो, इधर लैपटॉप पे भी पढ़ रहे हो, वाह बेटा वाह, सब समझ में आ रहा है मेरे को। तो ये ऐसे नहीं होगा। बाकी मोबाइल पर चलाओ, लैपटॉप पर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल पर देखना है तो हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो, अमित खांडल क्लासेज, प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको। उसके बीच में टेक्स्ट गुरु लिखा हुआ मिलेगा। टेक्स्ट गुरु हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है ना, तो वो आपको मिलेगा वहां पर। सर ये कितने घंटे में पूरा हो जाएगा, मतलब कितने आवर्स का कोर्स है ये? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है ना, ये 130 से 140 आवर्स का कोर्स है और ये फुल रेगुलर बैच है दोस्तों। ये कोई फास्ट ट्रैक नहीं है। हाँ, अगर मान लो आप मेरी क्लास को ले रहे हो, अभी तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, लेकिन अगर मान लो आपने मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर या कहीं पर भी, इवन हमारी ऐप पर देखा और एग्जाम से पहले बस 2 महीना बचा है, तो आप हमारी क्लासेस को 1.25, 1.5 ऐसे स्पीड पर भी देख सकते हो, है ना, समझ में आएगा। अच्छा, मैं क्लास में कैसे पढ़ाता हूं भाई? मैं पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूं, फिर जो हमारा स्टडी मैट है उसकी एक एक लाइन को पढ़ता हूं, फिर मैं उसका मीनिंग बताता हूं, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता हूं। दोस्तों मैं केवल टीचर नहीं हूं भाई, मैं टीचर तो बाई पैशन हूं क्योंकि मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बाकी मेरा मेन काम है टेक्स्ट प्रैक्टिस। लेकिन दोस्तों अगर मैं पढ़ाता नहीं हूं ना, मेरा दिन बहुत खराब जाता है। तो ये पढ़ाने की मेरी बहुत बड़ी आदत लगी हुई है। तो आप लोगों को केवल मेरी क्लास में केवल बुकिश नॉलेज नहीं मिलेगा, बुक के साथ में बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। हम अपने ऑफिस में क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, उनका टैक्स हम कैसे बचाते हैं, ये सारी तमाम बातें दोस्तों हमारी क्लास में डिस्कस होने वाली है।
और आप में से देखना बहुत सारे लोग ऐसे बन जाएंगे कि जैसे भाई खुद ही टैक्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। और रियली दोस्तों ये सब्जेक्ट पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। रीजन बीइंग, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं। एक्चुअली क्या है दोस्तों, टैक्स हमारा जो डेली हमारी जो लाइफ है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, उसके अंदर काम आता है। तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट है। रूटीन वे में भी अगर आप देखोगे तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है ना। और आए दिन न्यूज़पेपर में, टीवी में आप देखते हो भाई टैक्स की रेट बदल गई। अभी तक आप बुक में कुछ और पढ़ते थे, न्यूज़पेपर में कुछ और पढ़ते थे, मुझे सब पता है। लेकिन दोस्तों आज से जब आप मेरी क्लास को देखना शुरू करोगे तो आपको टैक्स रिलेटेड न्यूज भी बहुत अच्छी लगने लगेगी। रीजन बीइंग कि आप टैक्स को पढ़ रहे हो दोस्तों, आप इस टैक्स को जी रहे हो, इसलिए आपको बहुत मजा आने वाला है। सर आप जो क्लास हमको देते हो, जो रिकॉर्डिंग आप हमको देते हो, इसमें क्या हम कितनी भी बार देख लें? अरे भाई क्या कोई एक सब्जेक्ट है जो कितनी भी बार देख लें? मैंने डबल वॉच टाइम अलाउड कर रखा है। सपोज मेरी क्लास 130 आवर्स की है तो मेरे टोटल वीडियोज 260 आवर तक चलेंगे। अगर 140 है तो 280 आवर्स तक चलेंगे। अगर मेरा 1 घंटे का क्लास है दोस्तों, अगर मेरा 1 घंटे का क्लास है, 1 घंटे का, तो वो 1 घंटे का क्लास दोस्तों आप लोग 2 घंटे तक देख सकते हो। अच्छा मैं आपको सच बता रहा हूं, वैसे तो आप एक बार क्लास देखोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं क्लास में सब कुछ करा देता हूं विद क्वेश्चंस। फिर भी किसी को डाउट है दोबारा देख लो भाई। और पूरा क्लास कोई नहीं देखता भाई, कोई एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चन है, उसको देखता है ना। फिर भी हमने डबल वॉच टाइम दे रखा है। तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और फिर दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे को जो ICAI है वो केवल इस एक सब्जेक्ट से ही पास कर देगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी तमाम बातें हैं दोस्तों। तो मैंने यहां पर डबल वॉच टाइम आप लोगों को अलाउ कर रखा है, डबल वॉच टाइम। ठीक है, आप हमारी क्लासेस को मोबाइल पर भी देखो, लैपटॉप पर भी देखो। मोबाइल के लिए हमारा एंड्रॉयड ऐप यूज करो, प्ले स्टोर से अमित खांडल क्लासेस। अच्छा दोस्तों ये जो मोबाइल ऐप है ना, इस पे ऑफलाइन भी चलता है और इस पे आप हमारी क्लास को ऑनलाइन नेट के थ्रू भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको लैपटॉप पर देखना है तो मैंने कोर्स के डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक दे रखे हैं भाई कैसे हमारी क्लास लैपटॉप पर चलती है। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारी क्लासेस को लैपटॉप पर देखना चाहते हो तो ये जो क्लासेस लैपटॉप पर चलेगी ना, ये केवल और केवल नेट के थ्रू ही चलेगी, मतलब ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन नेट की आप चिंता मत करना, बहुत कम नेट यूज होता है। आप मेरी 2-3 क्लास अगर देखते हो, 3 क्लास दिन में, तब जाकर 1 GB लगता है। और आपको 1.5 GB तो वैसे ही मिलता है, जय हो जियो की, राइट। तो ये सारी बातें हैं भाई। तो मैंने आपको सारा बता दिया है भाई। मैं यहाँ पर PDF नोट्स यूज़ करूँगा, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करवाऊँगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के MTP, RTP, पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन, उसका भी मैं एक कंपाइल करके उनको, उसका भी एक PDF बनाकर आपको दूंगा। वो सारे क्वेश्चंस भी हम क्लास में करेंगे। तो आप ये जो PDF नोट्स हैं इनको अच्छे से यूज़ कर लो, स्टडी मैट वाले। इसके अलावा दोस्तों वो जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उनको याद कर लो, बस उनको सॉल्व कर लो। इसके अलावा कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। मेरे से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो सर हम क्या करें? दोस्तों अच्छे नंबर अगर लाने हैं ना तो उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये मैं अपनी फर्स्ट क्लास में हमेशा बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। दोस्तों मैं जो भी पढ़ाऊंगा, कोर्स बहुत बड़ा है, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन दोस्तों जो भी पढ़ाऊंगा अगर मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाया तो दोस्तों उसकी 100% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी 100% जो जिम्मेदारी है दोस्तों, वो मेरी है। कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आई एम फुल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
दोस्तों उसके लिए पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबल मैं हूं। तो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी जिम्मेदारी, 100% जिम्मेदारी दोस्तों मेरी है। मुझे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, राइट। अगर मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है अच्छे नंबर लाने के लिए कि वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, हम उसको रिटेन कैसे करें। रिटेंशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर याद तो बहुत अच्छा हो गया, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन सर हम उसको रिटेन कैसे करें। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी 100% जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आप रट नहीं सकते, समझना पड़ेगा, समझाने का काम मेरा है। दोस्तों दूसरा टास्क आता है उसको रिटेन करना, कि सर मैं पढ़ता तो बहुत हूं लेकिन सर मैं भूल जाता हूं। अरे भाई जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको बहुत सारे चार्ट बनवाऊंगा, मैं आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाऊंगा। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने और समझने के लिए स्टोरी के फॉर्म में पढ़ने में बहुत मजा आता है। जब दोस्तों ये सारी चीजें होंगी ना तो इसमें 50% हेल्प मैं आपकी कर दूंगा, बाकी 50% आपको करनी पड़ेगी। आपको मेरे क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, उसको रोज जाकर आपको देखना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। मैं भी क्या करूंगा, हर क्लास के एंड में एक रिवीजन करवाया करूंगा। जब नेक्स्ट क्लास आप लोगे तो मैं फिर से उसको शुरू के 5 मिनट में एक बार रिवाइज करा दूंगा। इससे दोस्तों क्या होता है कि जो चीजें होती है ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, राइट। तो उसमें भी मैं 50% मदद करूंगा। तो पहला चीज है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरी इंपॉर्टेंट होता है भाई रिटेंशन, चीजों को रिटेन करना, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है रिफ्लेक्शन। जो चीज आपने पढ़ी है, जो चीज आपने रिटेन करी है दोस्तों, वो रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। वो जब आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा ना एग्जाम का, उस समय पर दोस्तों वो चीजें रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। आपको आता सब है, आपको याद है, पर आप कॉपी में नहीं लिख पाए, दोस्तों अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इफ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स देन यू हैव टू रिफ्लेक्ट द थिंग्स। अच्छा, रिफ्लेक्शन में मैं आपकी 1% भी मदद नहीं कर सकता, ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। कहीं आप बोलो कि सर आप हमारे बिहाफ पर एग्जाम भी दे दो, तो भाई वो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट करने को कैसे सुधारा जाए वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए क्या तरीका लगाना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम कमेटी से भी मेरा कनेक्शन रहा है, मेरे को पता है कि कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पर एग्जाम में लिखनी पड़ती है। तो जब तक आप वैसा प्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। भाई 30% तो चलो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो है, वही आपको लिखना है वहाँ पर, राइट। लेकिन जो डेस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है दोस्तों, वहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको करवाऊँगा। तो पहला काम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है दोस्तों। दूसरा काम है उसको रिटेन करना, उसमें भी मैं आपकी 50% हेल्प कर दूंगा। लेकिन जो तीसरा काम है, मतलब यू कैन से रिफ्लेक्शन, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है माय डियर फ्रेंड्स। आपको ही रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये हमारा पहला क्लास था, मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। अब हम प्रॉपर वे में आज अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। करें स्टार्ट? हाँ जी सर, बिल्कुल स्टार्ट कर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, दैट इज कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। इट मे बी पॉसिबल कि टैक्स आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल नया हो। मैं आपको टैक्स ये मानकर पढ़ाने वाला हूं कि जी आपको कुछ नहीं आता,
क्योंकि अगर मैंने ऐसा मान लिया कि आपको सब कुछ आता तो फिर आपका घाटा हो जाता। बस मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, मेरी क्लास में जब भी बैठो तो चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जब भी घर से निकलो मुस्कान को साथ लेकर निकलो। अरे कोई मुस्कान किसी का नाम तो नहीं है? जब भी घर से निकलो मुस्कान को साथ लेकर निकलो। अरे मुस्कान साथ है तो दुनिया साथ है दोस्तों। अगर मुस्कान साथ है तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। वाह 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 सर। तो चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। जब चेहरे पर स्माइल होती है दोस्तों, तो ये जो हमारा फॉरहेड होता है ना, जिसको हम हिंदी में ललाट बोलते हैं, फॉरहेड, इसमें जो सलवटें हैं वो नहीं पड़ती हैं। तो मैं जो भी बोलता हूँ, मतलब मेरा आउटगोइंग आपका इनकमिंग, मैं जो भी बोलूँगा मेरा आउटकम आपका वो इनपुट हो जाएगा। आउटपुट और इनपुट जल्दी से समझ में आएगा। अब आप ऐसे टेंशन में बैठे हो, हाय राम मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई। तो भाई ये कोर्स करने से ज़िंदगी थोड़ी ख़राब होती है, ज़िंदगी तो बढ़िया होती है ना। सर अभी हो गई ख़राब, अरे नहीं होगी भाई। तो बस स्माइल के साथ पढ़ो, बहुत मज़ा आने वाला है। आपको इतनी सारी बातें पढ़ाऊंगा दोस्तों, इतने सारे किस्से सुनाऊंगा कि टैक्स आपकी रग रग में बस जाएगा और टैक्स आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और रियली माय डियर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट केवल अभी काम नहीं आएगा, ये जब आप जॉब में जाते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो टैक्स सबसे ज़्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट है। होने को तो आपके और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछो भाई सबसे ज़्यादा कौन सा काम आता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो काम आने वाला सब्जेक्ट है ना, उसका नाम टैक्स ही है। राइट, करें स्टार्ट? हाँ जी सर कर दो। तो पहला चैप्टर है जी बेसिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, जीरो से पढ़ा रहा हूँ, माइनस से पढ़ा रहा हूँ। बस दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, है ना। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। अरे सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। हवा के रुख को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी शायरी के साथ आज की इस क्लास को, जिसका नाम है चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों ये जो PDF नोट्स हैं ये आपको ऐप के अंदर मिलेंगे। 100-200 रुपया लगेगा, वहाँ से आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। इसकी बुक भी आपको आ जाएगी ICAI से, वही सेम पूरा का पूरा स्टडी मैट है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इसको पढ़ जाने का मतलब झिंगा लाला, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ आपके लिए क्लियर हो गया। इसके बाहर तो क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला, है ना। तो इसको पढ़कर जाओ, बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, बहुत बढ़िया इसमें चार्ट्स वगैरह बने हुए हैं। बहुत लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, अरे इससे मत पढ़ना बहुत हार्ड है, फलाना है। कुछ नहीं है दोस्तों, सब पागल बनाते हैं। आपको जो नोट्स दिए जाते हैं उनमें आधी चीज़ें हटा दी जाती है, आधी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। इसलिए ICAI स्टडी मैट इज़ द बेस्ट। इसके बाहर कुछ नहीं आता। जितने भी ऑल इंडिया रैंकर हैं वो यही बोलते हैं जी स्टडी मैट से पढ़ो। तो मैं सब कुछ आपको यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ, और इसको पढ़ने के बाद जो कॉन्फिडेंस आप में आएगा ना दोस्तों, वो किसी भी दूसरे अदर ऑथर की बुक को पढ़ने से नहीं आने वाला, क्योंकि यही गीता है, यही बाइबल है, यही रामायण है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। भाई जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हो, सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना भाई टैक्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर मैं आपको एज अ लेमैन लैंग्वेज बोलूं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स, तो आप क्या बोलोगे? जैसे इसमें क्या लिखा है छोड़ो, मैं आपसे एवं ही पूछ रहा हूं भाई, आप तो बहुत बड़े बड़े क्लास में आ गए हो, बहुत बड़े बड़े कोर्स कर रहे हो, जरा बताओ भाई टैक्स का मतलब क्या है। तो दोस्तों अगर हम टैक्स को एक लाइन में बोलें, है ना, मेरी भाषा में एज ए लेमैन, तो मैं ये बोलूँगा टैक्स इज टैक्स क्या है भाई? तो टैक्स क्या है? टैक्स इज कंपल्सरी। टैक्स इज कंपल्सरी
एक्सटोर्शन, टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य और एक्सटोर्शन का मतलब होता है वसूली। तो टैक्स एक तरीके से क्या है, कंपल्सरी एक्सटोर्शन है मनी का। मनी मतलब होता है धन, अपना सपना मनी। मनी मनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मनी का मतलब धन होता है। तो टैक्स अगर देखा जाए ना तो एक प्रकार से कंपल्सरी एक्सटोर्शन है। किसका, मनी का, धन की अनिवार्य रूप से वसूली। ये जो धन होता है ना, धन, इसकी जो अनिवार्य रूप से वसूली होती है ना, उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। मतलब इसको देना आपकी इच्छा पर नहीं होता है, इट इज कंपल्सरी, देना ही पड़ेगा। टैक्स का मतलब है देना ही पड़ेगा, इट इज अ कंपल्सरी एक्सटोर्शन। इसमें इच्छा वाली बात नहीं है, जी मेरा मन नहीं है मैं नहीं दे रहा टैक्स, देना पड़ेगा भाई। इसमें मन वाली बात नहीं होती है कि भाई मेरा मन करेगा तो दे दूंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज कंपल्सरी माय डियर फ्रेंड्स, देना ही पड़ेगा। तो धन की अनिवार्य रूप से वसूली, इट मींस यू कैन से टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। तो जो भी आप पढ़ोगे भाई वो सब इंग्लिश में ही होने वाला है। तो अगर आप हिंदी वाले भी स्टूडेंट हो तो देखो टैक्स का पेपर भी इंग्लिश में ही आता है, इट इज नॉट इन हिंदी, बट यू कैन यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो फिर पूरा ही इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आप मेरा आराम से क्लास देखो, हिंदी इंग्लिश सबके लिए बेस्ट, ना हिंदी वाले को प्रॉब्लम ना इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम। क्योंकि जो प्योर इंग्लिश है ना उसको भी ऐसे ही पढ़ने में मजा आता है ना। अच्छा, मैं हिंदी में पढ़ाने लग जाऊं तो भाई साहब ये हिंदी नहीं है, टैक्स तो ऐसे लगेगा जैसे संस्कृत में चल रहा है। तो आप टेंशन मत लो, हिंदी इंग्लिश मीडियम का सब कुछ क्लास में करवाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी, धन की अनिवार्य रूप से वसूली करना, वसूली भाई। अब मेरे से कई बच्चे बोले सर एक बात बताओ, ये जो मुंबई में भाई लोग होते हैं ये जो हफ्ता वसूली करते हैं सर, ये भी टैक्स होता है क्या सर? वेदर इट इज ऑल्सो कॉल्ड टैक्स? ये जो हफ्ता वसूली होती है मुंबई में जो भाई लोग होते हैं, ये जो हफ्ता वसूली करते हैं सर, इसको भी हम टैक्स बोलते हैं क्या? नहीं दोस्तों। सर आपने बोला ना धन की अनिवार्य रूप से वसूली, तो हफ्ता वसूली भी तो अनिवार्य होती है, देना पड़ेगा, वरना तो वो हमको जीने नहीं देंगे। अरे भाई इसमें एक लाइन और जोड़ लो, अंडर एनी लॉ। तो ये स्टडी मैट सामने रखना, फिर साथ में पढ़ाई करना, ठीक है? स्टडी मैट आपको मिल ही जाएगा इंस्टीट्यूट से, है ना? नहीं मिलता है तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा कोर्स में, यू कैन गेट प्रिंटेड ऑल्सो, राइट? आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। तो अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि जरा बताओ टैक्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे? टैक्स क्या है दोस्तों? टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। मतलब ये कानून के अंदर एक कंपल्सरी एक्सटोर्शन है, तो लॉ होना जरूरी है। अब हफ्ता वसूली का कोई लॉ थोड़ी है, हफ्ता वसूली कोई लॉ में होती है क्या? इसके लिए क्या हमारे देश में कोई लॉ बनाया हुआ है? नहीं, इसलिए उसको टैक्स नहीं बोलते। तो टैक्स कंपल्सरी एक्सटोर्शन है मनी का, लेकिन ये किसी लॉ के अंदर होता है, कानून के अंदर होता है, राइट? ये किसके अंदर होता है? किसी कानून के अंदर होता है। बहुत बढ़िया। तो आपको टैक्स का मतलब समझ में आया, एक लाइन में समझ में आया, बहुत बढ़िया। दोस्तों एक आर्टिकल है 366 कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको पता है दोस्तों हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है? बताओ सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सर भगवान है। अरे मैं भगवान की बात नहीं कर रहा सर, मोदी जी है। मोदी जी भी नहीं है। राष्ट्रपति हैं? नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं है। तो कौन है? सबसे बड़ा होता है दोस्तों देश का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। अब तो आपकी जो न्यू स्कीम आई है ना सीए वाली, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सब्जेक्ट्स भी जोड़े गए हैं फाइनल में। अगर आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी पेपर,
लेकिन ये आपका जो मतलब ऑप्शनल पेपर रहेगा, जिसको सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल बोला है ना, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ना पड़ेगा, वरना ये पहले लॉ में आता था। जैसे मैंने एलएलबी किया था, तो एलएलबी में भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेपर अलग से आता है। तो पढ़ना चाहिए हर देश के नागरिक को। आप भारत के नागरिक हो तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो पता होना ही चाहिए। तो जैसे दोस्तों हमारे एक्ट में सेक्शन होते हैं ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसे ही दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 366 है, उसमें टैक्सेशन को डिफाइन किया गया है। टैक्सेशन इंक्लूड्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। इम्पोजिशन का मतलब होता है लगाना, इम्पोज करना। तो दोस्तों इच्छा वाली बात नहीं है, ये इम्पोज्ड होता है, वेदर जनरल और लोकल और स्पेशल। मतलब जो टैक्स होता है वो जनरल भी होता है, पूरे देश में भी होता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी लगाया जाता है, और इसको लोकल बेस पर भी लगाया जा सकता है। जैसे अभी मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर इज़ अ पिंक सिटी, इट इज़ अ कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो मुझे राजस्थान गवर्नमेंट के टैक्स भी देने पड़ते हैं, मुझे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, हमारे देश की जो सरकार है मोदी जी वाली, उसके टैक्स भी देने पड़ते हैं। और दोस्तों अगर मैं जयपुर में रहता हूँ तो जो जयपुर की लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे जयपुर में नगर निगम है, जयपुर नगर निगम। अभी एक दिन है ना हमारे न्यूज़पेपर में आया था जयपुर नरक निगम। मैंने बोला यार नगर निगम है, तो न्यूज़पेपर वालों ने बोला नहीं, अब जयपुर नरक निगम है, यहाँ पर सफाई के बुरे हाल हैं। तो भाई ये जो नगर निगम होता है, ये जो म्युनिसिपल बॉडी होती हैं, ये जो टैक्स लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल टैक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, लोकल टैक्स। तो टैक्स का मतलब समझ में आया। अब हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि भाई टैक्स स्टेट लेवल पर भी होता है, टैक्स जनरल लेवल पर भी होता है, टैक्स लोकल लेवल पर भी लगाया जाता है। तो टैक्सेस क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। टैक्सेस आर लेविएड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स लगाने की पावर किसके पास है दोस्तों, टैक्स लगाने की पावर गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। क्यों लगाती है, कि भाई जो भी सोसाइटी के खर्चे हैं, कोई रोड बनानी है, कोई पुल बनाना है, कोई रेलवे का ट्रैक बनाना है, कोई मेट्रो का रूट बनाना है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, देश में एजुकेशन को बढ़ाना है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए टैक्स लगाती है। अरे भाई गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहां से आएगा, गवर्नमेंट तो आपसे ही लेगी। ये काम दोस्तों अभी नहीं, पुराने प्राचीन काल में भी होता था। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा का जमाना होता था, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, तो दोस्तों वहां पर भी आपको टैक्स देना पड़ता था, है ना। तो क्योंकि भाई जो भी देश है, जो भी राज्य है, जो भी कंट्री है, उसका डेवलपमेंट आखिर कैसे होगा, तो उसके लिए टैक्स लगाया जाता है, राइट। अब अगला क्वेश्चन आता है जी, ये टैक्स होते कितने टाइप के हैं। तो 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनको समझना बहुत जरूरी है कि भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इट मे बी पॉसिबल कि दोस्तों आपने पहले पढ़ा हुआ हो, लेकिन मैं तो आपको सारा ही पढ़ाकर चलूंगा। तो दोस्तों अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है, ये दोस्तों किसी भी पर्सन की इनकम पर लगाया जाता है। ओहो, इट इज लेविएड ऑन द इनकम। मतलब अगर मैं इनकम कमाऊंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इनकम कमाओगे दोस्तों तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। पड़ोसी टैक्स नहीं देगा। तो सर आप तो बहुत इनकम कमा रहे होंगे। यस, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैं कितनी इनकम कमा रहा हूं। तो दोस्तों जैसे मैं जमकर इनकम कमा रहा हूं, तो मुझे उस इनकम का क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो उसका जो बर्डन होगा ना, वो मेरे ऊपर ही आएगा, उसका बर्डन मेरे ऊपर ही आएगा। अगर मैं इनकम कमाता हूं तो उस इनकम का टैक्स मैं दूंगा,
और उसका जो बर्डन आएगा वो डायरेक्टली मेरे ऊपर ही आने वाला है, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, राइट। द पर्सन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर फ्रॉम समबडी। ये थोड़ी है कि मैंने टैक्स दिया, पड़ोसी को कह रहा हूं पड़ोसी चल मेरा टैक्स वापस दे, वो क्यों देगा? अच्छा गवर्नमेंट तो मेरे से ही लेगी, इनकम मैंने कमाई है। सो आई एम डायरेक्टली लाइबल फॉर पेइंग टैक्स, राइट। इसमें बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये किस पर लगाया जाता है भाई? तो ये लगाया जाता है गुड्स और सर्विसेज पर। किस पर लगाया जाता है? गुड्स और सर्विसेज पर। गुड्स को हिंदी में माल बोलते हैं, माल। और ये जो माल होता है ना ये बहुत चालू होता है। सर मतलब? अरे गुड्स को हिंदी में माल बोलते हैं, माल मतलब मूवेबल। तो जितनी भी मूवेबल चीज़ें होती हैं, गुड्स होती हैं, बच्चे बड़े हंसते हैं जब मैं बोलता हूँ ना गुड्स को हिंदी में माल बोलते हैं, और माल हमेशा चालू होता है, मूवेबल होता है। बच्चे पता नहीं क्यों हंसते हैं, मेरे को आज तक बात समझ में नहीं आई। दूसरों एक चीज़ और होती है सर्विस। जैसे अभी आप मेरे से क्या ले रहे हो? सर्विस। या आप कहीं से भी अगर क्लास ले रहे हो, किसी सीए के ऑफिस में जाकर कंसल्टेंसी ले रहे हो, या आप जैसे मोबाइल पर बात कर रहे हो, तो इट इज़ ऑल्सो टेलीकॉम सर्विस। तो वायुमंडल में जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी गुड्स से हैं दोस्तों, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है दोस्तों, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स इनडायरेक्ट होता है। गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी। बहुत नाम सुना होगा भाई जीएसटी का। तो जैसे जीएसटी हो गई, जैसे हमारी कस्टम ड्यूटी हो गई, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ये कौन से टैक्स होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये सब दोस्तों क्या है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इसका जो बर्डन होता है ना वो सामने वाले पर शिफ्ट हो जाता है। कैसे, मैं समझाता हूं दोस्तों। आपने कभी कुरकुरे खाए हैं? ओहो सर कुरकुरे तो हर बच्चे ने खाए, किसने नहीं खाए कुरकुरे? दोस्तों ये जो कुरकुरे होते हैं, ये जो चिप्स के पैकेट होते हैं, ये सब गुड्स हैं। कहीं तो बनते होंगे भाई, कोई तो बनाता होगा इनको। अच्छा जो इनको बनाता है उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरर जब कुरकुरे बनाएगा, कोई भी चिप्स का पैकेट बनाएगा, तो वो उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। अच्छा वो टैक्स का पैसा क्या होता है? उस कुरकुरे के पैकेट में इंक्लूड होता है। जैसे आप 10 रुपीज़ के कुरकुरे परचेज करके लाए, तो उस 10 रुपीज़ में टैक्स पहले से इंक्लूड है। फिर मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि वो कुरकुरे जब आगे बेचेगा किसी होलसेलर को, तो वो टैक्स का बर्डन मैन्युफैक्चरर से किस पर आ जाएगा? होलसेलर पर आ जाएगा। फिर जब होलसेलर आगे बेचेगा तो वो उस बर्डन को रिटेलर पर डाल देगा। फिर रिटेलर जब हम जैसे कंज्यूमर को बेचेगा तो रिटेलर उसका बर्डन कंज्यूमर पर डाल देगा। तो दोस्तों अल्टीमेट जो बर्डन है वो हमको बियर करना पड़ेगा एज अ कंज्यूमर। तो सरकार हमसे टैक्स नहीं मांगती है, सरकार टैक्स मांगती है बिजनेसमैन से। लेकिन बिजनेसमैन उस टैक्स का जो बर्डन होता है वो आगे शिफ्ट कर देता है। जमा बिजनेसमैन को कराना है, लेकिन बर्डन फाइनली कंज्यूमर पर आता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर बर्डन क्या हो जाता है? शिफ्ट। और बात भी सही है भाई, जो मजा लेगा वही टैक्स का बर्डन बियर करेगा। अच्छा हम टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते भाई, किसी को तो बर्डन लेना पड़ेगा ना। तो अगर वी आर फाइनल कंज्यूमर तो उसका सारा बर्डन हमें ही लेना पड़ता है दोस्तों। तो डायरेक्ट टैक्स में बर्डन इज नॉट शिफ्टेड, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन हमेशा शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट।
तो ऐसा होता है। अच्छा, हमारे कोर्स में डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट भी है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो मैंने किसी के इंजेक्शन लगाया। अच्छा, मैंने जिसके इंजेक्शन लगाया, मान लो दर्द भी उसी के हुआ। मैंने ऐसे लगाया इंजेक्शन और दर्द भी हुआ। तो इसका मतलब जिसके लगाया उसी के दर्द हुआ, मतलब डायरेक्ट टैक्स। और मैंने दोस्तों इंजेक्शन किसी और के लगाया, लेकिन आवाज कहीं और से आई, मतलब इंजेक्शन लगा किसी और के, दर्द हुआ किसी और के। सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे एग्जाम में मत लिख देना। अरे समझाने के लिए बता रहा हूं, मेरी आदत है थोड़ी थोड़ी मजाक करने की क्लास में, क्योंकि मजा तभी आता है पढ़ने में। ऐसे यार सुस्त सुस्त होकर पढ़ा दो, बच्चे भी कह रहे यार नींद आ रही, तो भाई साहब नींद तो मैं नहीं आने दूंगा आपको, पक्का। तो ये कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी पता है कब लगती है? बताओ बताओ, कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब इंपोर्ट करते हैं, जब एक्सपोर्ट करते हैं, तो गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगर मैं जीएसटी की बात करूं, अगर मैं कस्टम ड्यूटी की बात करूं, देन इट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये समझ में आया, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में आप ये दो याद रख सकते हो, एक है इनकम टैक्स, दूसरा है दोस्तों ब्लैक मनी टैक्स। है ब्लैक मनी टैक्स। ब्लैक मनी का मतलब होता है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट्स। विदेशों में दोस्तों बहुत सारा काला धन जमा है। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी इनकम विदेशों में छिपा रखी है, फॉरेन कंट्री में है, अनडिस्क्लोज है वो। तो मोदी सरकार एक कानून लेके आई ब्लैक मनी टैक्स, कि विदेशों में जितना भी काला धन है, भाइयों बहनों, जितना भी काला धन है उसको इंडिया में लाया जाएगा, और इतना लाया जाएगा कि हर बंदे के खाते में 15-15 लाख आएगा। ऐसे मैं नहीं कहता, विपक्षी लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने ऐसे बोला था मोदी गवर्नमेंट आने से पहले। तो ये विदेशी जो काला धन होता है उस पर टैक्स लगाने के लिए हमारी कंट्री में एक अलग से कानून पास किया गया था, एक अलग से लॉ बनाया गया था। तो एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में दो होते हैं, एक इनकम टैक्स होता है और एक को बोलते हैं दोस्तों ब्लैक मनी टैक्स। क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी टैक्स। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं जिसमें बर्डन शिफ्ट होता है, तो वहां पर भी दो हैं, एक का नाम है जीएसटी और एक का नाम है कस्टम ड्यूटी। तो जीएसटी और कस्टम ड्यूटी ये दोनों भी माय डियर फ्रेंड इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जो कि गुड्स और सर्विस पे लगेगा उसको जीएसटी बोलते हैं, जो ओनली गुड्स पर लगेगा उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आता है जी टैक्स लगाते ही क्यों हैं? मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि टैक्स लगाओ? वाई टैक्स आर लेविएड? ऐसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन भाई पता होना चाहिए ना, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। तो टैक्स लगाने का बेसिक पर्पज क्या है भाई? रेवेन्यू। सरकार को रेवेन्यू चाहिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। अरे अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं होगी तो इस देश का क्या होगा? सरकार को रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए। तो ये जो रेवेन्यू होती है, सरकार को जो रेवेन्यू होती है वो चाहिए। अच्छा, ये रेवेन्यू खर्च होती है एक्सपेंसेस में, जैसे मान लो डिफेंस, देश में रक्षा, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर सरकार ये पैसा खर्च करती है। क्योंकि हमारे देश में सब तो पैसे वाले हैं नहीं। अरे सबके बच्चों को ही क्या अच्छे स्कूल में पढ़ने का हक है?
या गरीब बच्चों को भी स्कूल में जाना पढ़ना चाहिए। दिस इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ। दोस्तों बीमार है तो क्या पैसे वाले का इलाज होना चाहिए? क्या गरीब का इलाज नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताओ। तो हमारे देश में हॉस्पिटल बनाए जाते हैं सरकारी, हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल्स बनाई जाती हैं, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है ताकि सभी सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज मिले। इसके लिए टैक्स लगाना जरूरी है। तुरंत दान महाकल्याण। समझ में आया? चलो, टैक्स लगाने की पावर कहां से मिली? एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बनेंगे ही, 30% एमसीक्यू है। तो ये जो टैक्स लगाने की पावर होती है ना, पावर, ये कहां से आती है दोस्तों? टैक्स लगाने की पावर आती है आर्टिकल नंबर 265 से। कहां से आती है? आर्टिकल नंबर 265। ये जो आर्टिकल 265 है ये आपको पावर देता है, और इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, नो टैक्स शैल बी लेविएड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स लगाया जाएगा या कलेक्ट किया जाएगा तो वो केवल लॉ के थ्रू ही किया जा सकता है। इसमें लॉ की अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी चीज़ पर कानून नहीं होगा उसका टैक्स नहीं लगाया जा सकता, राइट? तो दोस्तों ये बात समझ में आई क्या कि टैक्स लगाने की पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है भाई, जब तक लॉ आपको अलाउ नहीं करेगा तब तक आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो पावर किससे मिली भाई? कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सबको टैक्स लगाने की क्या है? पावर है। दोस्तों हमारे देश में आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स बने हुए हैं। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 246 पर जाओगे, आर्टिकल नंबर 246, तो वहां पर एक 7th शेड्यूल है। मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूं भाई। 7th शेड्यूल, आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 246 है ना, वहां पर शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, ऐसे शेड्यूल नंबर 7 है। उस पर जाकर क्लिक करोगे तो दोस्तों 3 लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। कितनी लिस्ट आएंगी? 3 लिस्ट में पहली लिस्ट का नाम है जी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट का नाम क्या है? स्टेट लिस्ट, और थर्ड लिस्ट का नाम क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट। तो दोस्तों हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर है 246। वहां पर 3 तरह की लिस्ट बनी हुई है। अब ये जो यूनियन लिस्ट होती है, इसमें वो मैटर लिखे हुए हैं जहां पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। मतलब यू कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी हमारे देश में यूनियन लिस्ट के मैटर होते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट में अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 97 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर लॉ बनाने का जो एक्सक्लूसिव पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कानून होते हैं ना, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो लॉ होते हैं ना, ये पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं। हमारे देश की जो संसद होती है ना, वहाँ पर पास किए जाते हैं। ठीक है, संसद देखी है आपने? पार्लियामेंट देखी है? ऐसे गोल गोल बिल्डिंग है बड़ी सी। अब तो नई पार्लियामेंट बन गई है, सेंट्रल विस्टा। तो पार्लियामेंट में कौन से मैटर पर लॉ बनाया जाएगा? जो यूनियन लिस्ट वाले मैटर हैं।
दूसरी लिस्ट का नाम होता है दोस्तों स्टेट लिस्ट। बहुत बढ़िया। स्टेट लिस्ट में वो मैटर होते हैं जिन पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर स्टेट के पास है। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो राजस्थान ही उस पर लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट वाले मैटर पे। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। दोस्तों, जिसने भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उन्होंने पहले ही ये सिस्टम क्रिएट कर दिया था कि कौन से चीज़ों पर जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कौन सी चीज़ों पर जो लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ताकि लड़ाई ना हो। लड़ाई माफ करो, लड़ाई ना हो। तीसरी लिस्ट का नाम होता है भाई कॉनकरेंट लिस्ट। ये जो हमारी तीसरी लिस्ट होती है ना, इसका नाम होता है कॉनकरेंट लिस्ट। लेजिस्लेचर का मतलब लॉ ही हो गया। तो कॉनकरेंट लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। कॉनकरेंट लिस्ट में वो मैटर बताए गए हैं जहां पर लॉ बनाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। इसमें जैसे एनवायरनमेंट वाले मैटर होते हैं, इसमें आपके जैसे क्राइम वाले मैटर होते हैं, तो वहाँ पर सेंट्रल को भी लॉ बनाने का पावर होता है, वहाँ पर स्टेट को भी लॉ बनाने का पावर होता है। तो आप बोलते हो ना भाई कानून कहाँ से बनेगा, क्योंकि जब तक कानून नहीं बनेगा तो टैक्स नहीं लगा सकते। तो कानून बनाने की जो पावर है, लॉ बनाने की जो पावर है, वो कहाँ से मिलती है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 246 से मिलती है, जहाँ पर 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल के अंदर 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉनकरेंट। एग्जाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर हैं वहाँ पर लॉ बनाने का जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट वाले जो मैटर है वहाँ पर लॉ बनाने का जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कॉनकरेंट लिस्ट में तो वो मैटर बताए गए हैं जहां पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। आई थिंक दोस्तों ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत बढ़िया जी। अब एक बड़े काम की चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, सीधा इनकम पे लगता है, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, क्योंकि हम सबसे पहले इनकम टैक्स को ही पढ़ने जा रहे हैं। तो इनकम टैक्स स्टेट लिस्ट का मैटर नहीं है, इनकम टैक्स कॉनकरेंट लिस्ट का भी मैटर नहीं है। जो इनकम टैक्स है वो हमारा यूनियन लिस्ट का मैटर है। और ये जो यूनियन लिस्ट है उसमें एंट्रीज हैं बहुत सारी, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, ऐसे अराउंड 97 एंट्री है। तो उसमें जो एंट्री नंबर 82 है यूनियन लिस्ट का, जो एंट्री नंबर 82 है ना, वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने की। किस बात पे? टैक्स ऑन इनकम। मतलब इनकम पर अगर कभी टैक्स लगाया जाता है तो उसको लॉ बनाने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है दोस्तों, वो पार्लियामेंट के पास है, वो स्टेट के पास नहीं है। तो इनकम पर जब भी टैक्स लगाया जाएगा तो उस पर टैक्स लगाने का जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है। लेकिन इसके आगे देखो क्या लिखा है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। किसको छोड़कर? एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर। तो भाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकम पर टैक्स लगाने का पावर पार्लियामेंट के पास है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये पावर कहाँ से मिली? आर्टिकल नंबर 246, 7th शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, मतलब लिस्ट नंबर 1, उसका एंट्री नंबर 82। ये याद रखना, आर्टिकल नंबर 246 उसका 7th शेड्यूल,
उसके अंदर लिस्ट नंबर 1 मतलब यूनियन लिस्ट, उसका एंट्री नंबर जो 82 है, वहां से इनकम पर टैक्स लगाने का पावर जो मिलता है वो पार्लियामेंट को मिलता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। लेकिन आगे लिखा है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, किसको छोड़कर? एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर। मतलब पार्लियामेंट किसी भी इनकम पे टैक्स लगा सकती है, केवल एक चीज पर नहीं लगा सकती, उसका नाम है एग्रीकल्चर इनकम, बाकी किसी पर भी लगा सकती है। तो एग्रीकल्चर इनकम को भूल जाओ भाई, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के अंदर टैक्स नहीं लगाई जा सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, पार्लियामेंट बोलो, एक ही बात है, वो कभी भी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ही नहीं दिया कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सके। तो इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है भाई, उस पर कभी भी इनकम टैक्स नहीं लगता है इंडिया में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं लगाती है, तो सर क्या स्टेट लगा सकती है? दोस्तों, जब आप स्टेट लिस्ट को देखोगे तो एग्रीकल्चर इनकम पर जो टैक्स लगाने का पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन दोस्तों, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में इतनी ताकत नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा सके। अभी तक दोस्तों किसी भी स्टेट ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाया है। तो सेंट्रल तो इसलिए नहीं लगा सकती कि पावर ही नहीं है, यूनियन लिस्ट में मना है। लेकिन स्टेट लिस्ट का मैटर है, लेकिन स्टेट भी नहीं लगाती है, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों जो बेसिक रेवेन्यू है आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का, वो एग्रीकल्चर है। किसान पर टैक्स नहीं लगाया जाता। वो एक अलग बात है कि भाई अगर आपकी दूसरी इनकम भी बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर इनकम के अलावा, तो उस पर टैक्स लगाने का जो मैनर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैं आपको लेटर ऑन डिस्कस करके चलूँगा। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दिया है, ऐप का भी लिंक दे दिया है। मैं जो ये कोर्स बना रहा हूँ इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर मैं टाइम टू टाइम जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, हैंड राइटिंग नोट्स है, वो भी डालता रहूँगा, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा इंस्टा का पेज है, ट्विटर का पेज है ना, लिंक्डइन का पेज है, वहाँ से आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। हमारा जर्नी दोस्तों केवल यहीं तक नहीं है, हमारा जर्नी बहुत आगे तक है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर थम्स अप दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आपके जितने भी साथी लोग हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं भाई, जो अभी 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो का लिंक वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइए। कर भला तो हो भला। और आपको ये जो क्लासेस मैं दूंगा ना दोस्तों, यकीन मानिए अभी आप देखो, आराम से क्लासेस आएंगी, 5-10 वीडियो देखो, आपको इतना रीजनेबल प्राइस में मिलेगा जितना आपने नहीं सोचा होगा। वेरी रीजनेबल प्राइस। ठीक है जी, तो शेयर करो, थम्स अप दे दो, कमेंट ज़रूर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, अरे जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। Thank you so much for watching this video. Thank you so much, my dear friends.